हेलो फ्रेंड्स, ओके शिवम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस इस पेपर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट के हिंदी सेक्शंस के। आज हम लोग पेपर फर्स्ट के जो 2014 का पेपर था, फरवरी में पूछा गया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2014 के पेपर फर्स्ट को, फरवरी के सेक्शंस को। तो अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज के पूरे पेपर्स को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। उसमें 4-5 वीडियो हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस पेपर हैं 2011, 12, 13 के। और आज हम लोग 2014 के पेपर फर्स्ट फरवरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है तो आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस का आइडिया होता है, लेवल्स होते हैं, उससे हमें आइडिया होती है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सीटेट के अगर एग्जाम निकालना चाहते हो वो भी हाईएस्ट स्कोर के साथ 100 प्लस के साथ, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना। सभी पेपर्स के, चाहे सभी सब्जेक्ट के पेपर जो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हो और साथ में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि हिंदी पेडागॉजी का पहला क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन से इसमें आपको हम बता दें कि पेडागॉजी होगा और 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ के होंगे। पैराग्राफ में भी 2 सेक्शन हो गए, गद्यांश और पद्यांश। लगभग 7 और 8 का क्वेश्चन इसमें रेशियो रहता है, ठीक है। और इसमें 15 टोटल पेडागॉजी होती है, जिसे सीडीपी बोल सकते हो, ठीक है। तो सीडीपी के समान ही होता है, काफी आसान होता है फ्रेंड्स। और इसके माध्यम से आप लोग देखो कि कितना आसान पेपर पूछा है 2014 का। पहला क्वेश्चन देखो, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्कशक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि जो केवल होता है किसी एक पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जब भी केवल हमेशा सीटेट पेपर में आपके ऑप्शनों में केवल लगा रहता है। तो आपको जब भी केवल दिखे तो आप ध्यान रखना कि अधिकतर जब कभी क्वेश्चन से पूछे कि किसी एक पक्ष को से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे तभी केवल हो सही होता है, नहीं तो अधिकतर 99% के केस में गलत ही होता है। तो इसलिए जब भी केवल मिले तो आप लोग हमेशा उसको गलत मतलब मान सकते हो कि ये गलत ही होता है ऑप्शन इसके, ठीक है। तो ये तीनों गलत ही होंगे, सीधे आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड की ओर चलते हैं। हम लोग 2014 पेपर फर्स्ट सीडीपी हिंदी पेडागॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? प्राइमरी लेवल पे बच्चों को भाषा क्यों सिखाया जाता है या फिर उसका उद्देश्य क्या होता है? तो मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य होता है, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना होता है प्राइमरी लेवल पे, या फिर तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना प्राइमरी लेवल पे उद्देश्य होता है, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। देखो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्तर पे जो बच्चों की भाषा सिखाने का उद्देश्य होता है वह दूसरों के समक्ष अपने अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास होगा, जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा इन चारों में से, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर कहानी, कविताओं को दोहराना, या फिर तेज प्रवाह के साथ बोलने का विकास करना जरूरी प्राइमरी स्तर पे तो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, लिखना एक बहुत बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। लिखना क्या है पूछा है क्वेश्चंस में। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत होती है, या फिर एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, जो लिखना होता है वो क्या होता है? तो लिखना जो है एक तरह की बातचीत होती है, ठीक है, ना कि एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, या फिर अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी प्राप्त करना इतना भी जल्दी नहीं होना चाहिए, या फिर अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया मतलब मैकेनिकल प्रक्रिया। ऐसी लिखना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। देखो, भाषा जो होती है ध्वनियों को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल या लेखन अभिव्यक्ति कहा जाता है, और ये एक तरह की बातचीत इसे मानते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कक्षा 1 का बच्चा होता है, यानी जो प्राइमरी का बच्चा होता है, कक्षा 1 का बच्चा, स्टार्टिंग में बच्चा अपने घर परिवार या पड़ोसी से प्राप्त बोलचाल की भाषा लाता है, या फिर घर परिवार के परिवेश, या फिर दोस्तों के साथ, या फिर घर परिवार और टीवी। तो राइट आंसर हो जाएगा घर परिवार और प्रवेश से जो है बच्चा बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आता है, ठीक है। राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे।
आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछा है। 2014 के पेपर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ कब डॉट डॉट से हो और किसी डॉट डॉट के लिए हो। तो देखो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ जो होता है अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन। काफी आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। 6 देखो क्या पूछा है हिंदी पेडागॉजी की 6 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। देखो देखो हम लोग पेपर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर के रिलेट करके, ठीक है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है नहीं है पूछा है, हमेशा नेगेटिव में पूछा है। तीनों ये तो होंगे, ये तीनों सही हैं, ठीक है। लेकिन ज्यों का त्यों दोहराना यानी रटंत विद्या जो होती है, रटने के माध्यम से अगर किसी भी चीज को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वो गलत होता है हमेशा, ठीक है। यानी प्राथमिक स्तर पे ये 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जो आपका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा गलत के रूप में डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नहीं पूछा है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता है, तो जो कहते हो दोहराना हिंदी भाषा शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं या फिर भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, या फिर भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर अंतर संबंधित होते हैं। देखो फ्रेंड भाषा कौशलों के संबंध में जो राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से आपस में कोरिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं, ठीक है। भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन होता है फ्रेंड्स, जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का कौशल सम्मिलित होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो राइट आंसर देखे ये ऑप्शन हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी देखो भाषा संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, इसमें काफी आसान है क्वेश्चन। देखो क्या पूछा है, भाषा डॉट 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 और डॉट डॉट का एक उत्तम साधन है। भाषा किसका 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 एक साधन, उत्तम साधन होती है। तो देखो भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। जो आपकी भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है तो वह किस पे बल देता है। अनुकरण पे, रचनात्मकता पे, भाषा प्रयोग पे, अभिव्यक्ति पे। तो जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है वह हमेशा अनुकरण पे बल देता है। अनुकरण क्या होता है फ्रेंड्स, अनुकरण क्या होता है कि जो अपने घर परिवार के लोग बड़े सदस्य बोलते हैं उसी को बच्चा स्वयं सीख लेता है, उन्हीं की भाषा का प्रयोग करने लगता है, उन्हीं जैसे उसकी भाषा हो जाती है, उसे अनुकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो फ्रेंड्स यहाँ पे। नासिरा नासिरा एक लड़की है जो कि पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, ठीक है। नासिरा एक लड़की है जो कि पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डॉट डॉट से संबंधित है। देखो डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछ लिया है ये, और इसका जो आंसर हो जाएगा वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। समस्या से उसकी एक प्रमुख समस्या क्या होगी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया फ्रेंड क्या होता है कि इसमें जो होता है बच्चा जो है पढ़ने, लिखने और स्पेलिंग, लिखने या बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो यही इसमें पूछा गया कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या क्या होगी। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डिसेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, हमेशा हर क्वेश्चन में, हर पेपर में पूछ लेता है कई बार। डिस्ग्राफिया से क्या होता है संबंधित, किससे संबंधित होता है। तो डिस्ग्राफिया जो होता है वह लेखन कौशल में एक कमियां होती है, जो लेखन लिखने में कठिनाई होती है, उसे हम लोग डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। और जबकि पढ़ने में समस्या हो तो डिसलेक्सिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो फ्रेंड्स। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा, वाइगोस्की महोदय के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोस्की के विचारों के आधार पर कक्षा में अगर सबसे अधिक बल दिया जाएगा तो किस पे बल दिया जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक है। परस्पर अंतःक्रिया पे बल दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना आसान हम लोग
पेडागोजी को कंप्लीट करें, काफी आसान पूछता है इसमें। मतलब अगर आपको 90 में क्योंकि हिंदी सेक्शन 30 नंबर का होता है, तो 30 में 30 आप आसानी से ला सकते हो इसमें बिना रुकावट के। खासकर सीडीपी सेक्शन में, पेडागोजी सेक्शन में 15 में 15 ला सकते हो, काफी आसान होता है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द और वाक्य होना चाहिए, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी एक शिक्षक के पास अनिवार्य होती है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर विभिन्न बहुभाषिकता के जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर कक्षा में आ रहे हैं, तो उन सभी की भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। क्योंकि इंडिया है एक बहुभाषिक देश है, इसमें सामाजिक सौहार्दता तभी संभव होता है जब भाषा और संस्कृति, किसी भी भाषा और संस्कृति को सम्मान दिया जाए। इसलिए कक्षा में उसको सम्मान दो, न कि ये सब चीजें करना। ये सब चीजें बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करेगी। ठीक है, राइट आंसर ये आप समझेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो फ्रेंड्स, इनमें से प्राथमिक स्तर पे, देखो फिर से प्राथमिक स्तर पे क्वेश्चन पूछा, चूंकि हम प्राइमरी पेपर को कंप्लीट करना है। भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राइमरी लेवल में भाषा आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, जो कि सही नहीं होगा। बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, तो सही बात हो सकती है। बच्चों से पत्र लिखवाना, यह भाषा आकलन का प्राइमरी लेवल पे तो सही आंसर नहीं होगा। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना भी, उससे बच्चों के भाषा के आकलन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना से बच्चे क्या होता है कि खुल के अपनी चीज बातों को कहेंगे, स्पष्ट रखेंगे। इससे आपको आइडिया होगा कि बच्चे में भाषा किस स्तर तक सही या फिर सीख पाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो फ्रेंड्स, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है या प्रश्न नीचे जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जो कि बच्चों की भाषा की क्षमता का अगर चेक करना हो तो सही आकलन करेगा? लड़की के किसके दाम नहीं बताए, लड़की के किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसकी भाषा का क्षमता का आकलन कर पाएंगे। या फिर ये तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, या फिर आजकल आम का दाम कितना है। मान लो कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, किसी की भाषा के बच्चे की भाषा चेक करना हो, तो आपको सबसे उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। इसके माध्यम से बच्चा बताएगा कि हम इतना दाम लेंगे और उसका कारण भी बताएगा। इससे पता चल जाएगा कि वो भाषा जो है अन्य ऑप्शनों से काफी उपयुक्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे उपयुक्त सी ऑप्शन होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है ये, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? अब फिर से प्राइमरी लेवल पे ही पूछा है कि प्राइमरी स्तर पे बाल साहित्य के चयन का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए। तो रोचक विषय वस्तु, छोटी रचना, या फिर रंगीन चित्र, या सरल जानकारी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा रोचक विषय वस्तु। प्राइमरी लेवल पे अगर आपको बाल साहित्य का चयन करना है तो रोचक विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, इसका जो होता है कि प्राथमिक स्तर पर अगर रोचक विषय वस्तु, बाल साहित्य जो होता है बच्चों को सुनाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे अक्सर जो है कहानियां सुनना पसंद करते हैं, उनका मनोरंजन भी होता रहता है फ्रेंड्स। इसलिए बच्चों को मन भी लगा रहता है और छात्र पढ़ने में रुचि भी ले लेते हैं, प्रेरित भी होते हैं। इसलिए इन सब चीजों के लिए रोचक विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। ये सेक्शन है आपके पैराग्राफ के सेक्शन। इसमें आपको गद्यांश और पद्यांश के रूप में 2 दिया गया है। सबसे पहले गद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि क्या गद्यांश के बारे में कहा गया है, लेखक ने क्या बताया है, और उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है पैराग्राफ के बारे में। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा यानी बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है। लेखक बताते हैं, कवि बताते हैं कि बैंकिंग अवधारणा में ज्ञान जो है एक उपहार होता है, जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है। ठीक है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताकर उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। यहाँ पे देखो कवि जो है बैंकिंग अवधारणा के माध्यम से अधिक ज्ञानवान वाले दूसरे को जो नितांत अज्ञानी मानते हैं, उसमें परम अज्ञानी बताकर उनका उत्पीड़न करके विचारधारा की जो विशेषता है उसके बारे में कवि बता रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानते। शिक्षक अपने छात्रों के समझ स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर, मतलब मूर्ख मानकर, परम अज्ञानी मूर्ख मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है।
छात्र हेगेली द्वंद्ववाद, हेगेल महोदय की जो द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाले समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो बहुत अच्छा चीज बताया इसमें लेखक ने कि जो स्वयं को बहुत अज्ञानवान अपने समझते हैं तो लोगों का उत्पीड़न करते हैं खासकर, और जो टीचर्स भी होते हैं वो भी अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं और बच्चों को अज्ञानी समझ करके अपने ज्ञान को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसमें हेगेल महोदय का द्वंद्ववाद के बारे में बात की है लेखक ने, जिस प्रकार उन्होंने बताया था हेगेल महोदय ने कि दास जो है अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर होता है। इस तरह से अपने छात्रों को भी वास्तविकता समझनी चाहिए कि छात्र और शिक्षक दोनों सीखते हैं एक दूसरे से, न कि सिर्फ शिक्षक छात्र को सिखाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका गद्यांश था। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, या फिर शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ सबसे ऊपर पीले कलर में जो हेडलाइन लगी हुई है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है। यानी शिक्षा ज्ञान के लेन देन की एक प्रक्रिया इस पैराग्राफ से हम लोग देख सकते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ पे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? इस गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? कि शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि होता है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, या फिर वे अज्ञानी है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो पैराग्राफ में कहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ये देखो डायरेक्ट पैराग्राफ से पूछा था, तो इस तरह से देख सकते हो कितना आसान सेक्शन पूछ रहा है। सीधे आप लोग पैराग्राफ देखोगे आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया गया इस पैराग्राफ का, इसमें क्या पूछा है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो इस गद्यांश के अनुसार अगर शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने का अनिवार्य शर्त, लेखक किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिक्षक की उपस्थिति होना जरूरी है। इस गद्यांश से पढ़कर हमको आइडिया होता है, पता चलता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ 19, क्वेश्चन नंबर 19 कि गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, या फिर परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। इस गद्यांश को हम लोग पढ़कर क्या सीखे हैं? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता होती है। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य भी सिद्ध करता है। यानी इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है, दिखाता है इस पैराग्राफ के माध्यम से। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। जो उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता इस पैराग्राफ से हम लोग देखे, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, गद्यांश में डाट डाट पर करारा व्यंग किया गया है। गद्यांश में किस पे करारा व्यंग किया गया है? ठीक है, ज्ञानवान व्यक्तियों पे, उत्पीड़ितों की दशा पे, शिक्षितों की दशा पे, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंधों पे। यहाँ पे देखो, दास तो अपनी वास्तविकता को जान ही लेता है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। यानी एक तरह से व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पे कवि ने बताया है। ठीक है, लेखक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध के रूप में प्रहार किया है। ठीक है, इसके माध्यम से लेखक ने प्रहार किया है व्यंग्यात्मक रूप से। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या पूछा है। अब इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट पैराग्राफ से नहीं बल्कि डायरेक्ट पैराग्राफ से है, लेकिन इसमें ग्रामर पूछा है। यानी जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण पूछा है। विशेषण पूछा है तो जिज्ञासा से विशेषण क्या बनेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर जिज्ञासु। जिज्ञासा का विशेषण जिज्ञासु बनेगा। ठीक है, देखो पैराग्राफ में यहाँ पे जिज्ञासा दिया हुआ है, यहीं से उठा के पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं।
किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया? दो प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में? प्रत्यय यहाँ पे पूछ लिया, अभी पिछले क्वेश्चन विशेषण पूछा, अब यहाँ पे प्रत्यय पूछ लिया। तो जो वास्तविकता में है तो दो प्रत्यय लगा हुआ है, वास्तव धन इक धनता मिल से मिलकर वास्तविकता बना होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है, यहाँ से वास्तविकता, ये देखो पैराग्राफ में हमें यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो फ्रेंड्स, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है? केवल, एकांत, बहुत या फिर बिल्कुल। तो नितांत शब्द का आंसर हो जाएगा बिल्कुल। देखो इस पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं, यानी बिल्कुल अज्ञानी। नितांत के स्थान पे बिल्कुल भी रख सकते हो, यानी यही पूछा है कि नितांत का शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ठीक है, राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, डॉट डॉट उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। ठीक है, रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे जो रेखांकित शब्द ये दिया हुआ है, तो इसके स्थान पे किसका प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए को पैराग्राफ में कहा दिया हुआ है, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है, यानी ये पैराग्राफ से भी लिया गया है, डायरेक्ट लिया जाता है। और यहाँ पे उसके स्थान पे, सिद्ध के स्थान पे प्रमाणित भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन जाएगा कि उन्हें परम अज्ञानी मानकर वो अपने अस्तित्व का औचित्य प्रमाणित करता है। ठीक है, प्रमाणित करता है, सिद्ध के स्थान पे प्रमाणित भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका यही मतलब होता है, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखो फ्रेंड्स, अब हम लोग पद्यांश के सेक्शन को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके पद्यांश हैं और लगभग 9 क्वेश्चन आपके गद्यांश के रहे। ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी। यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, यानी विपत्तियां आने पे या फिर कठिनाइयों के सामने जो नहीं झुका करते, समझौता जो नहीं करते हैं, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो नेता, यानी बड़े से बड़े सपनों को हमेशा साकार करने की ओर अग्रसर रहते हैं जो, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, यानी जिनकी आंख जो है हमेशा भविष्य से रूपी अंधकार को चीर करके से उससे भी दूर देखती रहती है, या फिर जो अपनी दूरदर्शिता को बनाए रखते हैं, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रे। तो कभी उसको प्रोत्साहित करता है आत्मनिर्भर, और बोलता है कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ, यानी हमेशा उसका साथ, उसका जो भविष्य है हमेशा उज्जवलमय रहेगा, मतलब एक तरह से मोटिवेट के रूप में पूछा है। इस तरह से इसका पैराग्राफ पे देख सकते हो, 4 से 5-6 पंक्तियां हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहते हैं, कविता के पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं उसके पक्ष में, जो केवल सपने में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, या फिर जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो देखो कविता जो पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक होते हैं, तो कवि उसके साथ, कविता उसके साथ खड़ी है। लिखा है ना यहाँ पे, जो नहीं झुका करते दुनिया से, करने को समझौता, यानी जो साहसी है, ठीक है, निर्भीक हैं, और जो सपने को न्योता देते रहते हैं, ठीक है, भविष्य के तम यानी अंधकार रूपी भविष्य को जो दूर का दर्शिता बनाए रखते हैं, उसके साथ खड़ी रहती है इस कविता बात कर रही। राइट आंसर ये आप समझाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए पैराग्राफ में देखो, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, अंधकार रूपी भविष्य को चीर कर सामने उजाला रूपी भविष्य को जो देखता है, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली, अंधकार को चीरने वाली, दूरदर्शिता से लैस, या फिर भविष्य का अंधकार दूर करने वाली। तो देखो दूरदर्शिता से लैस, ठीक है, भविष्य का तम चीर कर, भविष्य का अंधकार चीर कर, दूरदर्शिता से लैस जिसकी आंखें होती हैं। तो वही पूछा है व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या होता है? ऊंचे से ऊंचे सपने को निमंत्रण देने का भाव क्या है? तो उच्च कोट के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, ये ऊंचे से ऊंचे सपने देने का नियंत्रण है। ठीक है, पैराग्राफ में देख सकते हो कहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अब इसमें ग्रामर पूछ लिया है। तम शब्द का पर्याय पूछा है। तम शब्द का पर्याय क्या होता है?
तो यहाँ पे तम शब्द का जो यहाँ पे दिया हुआ है तम यानी अंधकार, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था। क्वेश्चन नंबर 29 देखो फ्रेंड्स, नहीं झुका करते जो दुनिया से, ठीक है। पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात कही गई है? विषम परिस्थितियों अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अपनी अन्यायी राजाओं के सामने, या फिर दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो इस पैराग्राफ में जो दिया गया है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, यानी विषम परिस्थितियों से जो समझौता करने को लिए नहीं झुकते हैं, तो ये मीनिंग है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का और इस वीडियो का भी। सीधी रीढ़ का आशय क्या है? सीधी रीढ़ का आशय क्या होता है? आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। तो सीधे देख सकते हो, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना सीधी रीढ़ का मतलब होता है, ठीक है। उनके साथ खड़ी होती है कवि जो स्वाभिमानी और स्वावलंबी होता है, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके इस हिंदी सेक्शन में पूछा गया 2014 के पेपर फरवरी में जो हुआ था। 30 क्वेश्चन थे और ये आपके पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चन थे, साथ ही पेडागॉजी के साथ साथ पैराग्राफ के भी क्वेश्चन थे और काफी आसान सेक्शन था, जो कि सभी लोग 30 में 30 ला सकते हो इस पैराग्राफ के माध्यम से। सभी वीडियो को कंप्लीट कर लेना, जो कि प्लेलिस्ट में देखोगे तो पता चलेगा कि देखो कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल उनको नए क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, या फिर उसी जो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो, काफी आसान सेक्शन था। और इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमसे इस पीडीएफ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो ओकेसीवन पे जाके डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे जाके वो ओकेसीवन सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा।